अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफ़ियत हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोर के अलावा बाकी तमाम पार्ट्स कौन कौन से हैं और इन तमाम पार्ट्स का क्या फंक्शन है। हम देखेंगे जो हीट हमने कोर में प्रोड्यूस की थी, उस हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में जो एंड पे बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, इन्हें डंप कैसे किया जाए, इनसे जान कैसे छुड़वाई जाए। तो चलें फिर बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पुरानी बात को ज़रा जल्दी से दोबारा समराइज़ करना है। हमने कहा था कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे अहम पार्ट एक न्यूक्लियर रिएक्टर का रिएक्शन चैम्बर या फिर कोर है। उस कोर में फ्यूल रॉड्स होते हैं। फ्यूल के बारे में डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। कंट्रोल रॉड्स एक्स्ट्रा या एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं ताकि हमारा रिएक्शन वायलेंट ना हो जाए। मॉडरेटर आमतौर पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन भी कर रहा है ताकि फिशन रिएक्शन को कैरी कर सकें, और एक थर्मल एनर्जी को स्टोर करने का मीडियम भी है। यानी कि दिस मॉडरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल एनर्जी, यानी कि पूरे का पूरा कोर ही थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो थर्मल एनर्जी आगे जाके कन्वर्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, हम एक और अगले स्टेप की जानिब आ गए। अब हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर की। डियर स्टूडेंट्स, हीट एक्सचेंजर क्या है? हीट एक्सचेंजर एक बहुत बड़ा चैम्बर है जिसमें नॉर्मल वाटर फिल किया गया। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड या कोई हैवी वाटर नहीं, जस्ट नॉर्मल वाटर है, जो कोई रिवर का वाटर भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल वाटर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इस बड़े से हीट एक्सचेंजर के चैम्बर में पड़ा होता है। फिर अचानक क्या होता है? फिर अचानक ये पंप ऑन कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पंप हाई प्रेशर्ड हैवी वाटर को, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे है, 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये पंप उस वाटर को पंप करना शुरू करता है। ये पंप इस वाटर को कुछ इस तरह से पंप करता है कि वाटर इन पाइप्स में से होता हुआ इस नॉर्मल वाटर वाले चैम्बर में, यानी हीट एक्सचेंजर में से होता हुआ दूसरी साइड से बाहर आ जाता है। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये जो पाइप्स हैं, ये कंडक्टिव पाइप्स हैं, कॉपर के बने हुए ये पाइप्स बहुत अच्छी बेहतरीन कंडक्शन कर सकते हैं। तो जब 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुश्तमिल ये हैवी वाटर इन पाइप्स में से पास करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी हीट है वो नॉर्मल वाटर की तरफ ट्रांसफ़र होती जाएगी। अब चूंकि ये नॉर्मल वाटर है, ना ही ये हैवी वाटर है, ना ही ये प्रेशराइज्ड है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस हाई टेम्परेचर पर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बॉयल होने से डियर स्टूडेंट्स, एक हाई टेम्परेचर की स्टीम यहाँ से उठना शुरू हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, वो स्टीम प्रेशर से होती हुई डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्टीम हाई प्रेशर पर एक ख़ास चैम्बर में दाखिल होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये ख़ास चैम्बर वाकई बहुत ख़ास है, क्योंकि इस चैम्बर में हमें हमारी डिज़ायर्ड एनर्जी की फॉर्म मिलने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैम्बर में लगे होते हैं टरबाइन्स। जब ये हाई प्रेशर्ड स्टीम टरबाइन्स पे फॉल करती है, तो ये स्टीम अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन्स को टर्न करवा देती है, टरबाइन्स को घुमा देती है। डियर स्टूडेंट्स, ये टरबाइन्स कनेक्टेड होते हैं जनरेटर्स के साथ, सो दे आर फर्दर कनेक्टेड विद जनरेटर्स। टरबाइन्स घूमते हैं, टरबाइन्स की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से जनरेटर घूमते हैं, और फिर बाकी की कहानी तो आप यकीनन जानते हैं। जब जनरेटर्स घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिसिटी फिर शहर के और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कोनों में, रीजन्स में भेज दी जाती है। लेकिन फिर इस स्टीम का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये स्टीम इन टरबाइन्स को घुमाने के बाद चली जाती है एक और ख़ास रीजन में, जिसे कहते हैं कंडेंसर।
कंडेंसर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसर में आम तौर पर यूज़ किया जाता है फिर से नॉर्मल वाटर या रिवर वाटर। डियर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल और रिवर वाटर जो कि फिर से एक लो टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है, इस हाई टेम्परेचर स्टीम को कन्वर्ट कर देता है फिर से किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स इस नॉर्मल या रिवर वाटर से होते हुए पंप होते हुए वापस आ जाते हैं हमारे इस हीट एक्सचेंजर में। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं। जो हमने हीट प्रोड्यूस की अपने कोर में, जो 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हाई टेम्परेचर अचीव करवा देती है, उस हीट को हमने आगे ट्रांसमिट करने के लिए, हीट एक्सचेंजर में ट्रांसमिट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कंडक्टिंग पाइप में से गुजारा। और ये कंडक्टिंग पाइप्स एक बड़े चैम्बर में मौजूद हैं जिसमें नॉर्मल वाटर है। जैसे ये हाई टेम्परेचर का प्रेशराइज्ड वाटर इस नॉर्मल वाटर में से होता हुआ गुजरेगा तो अपनी हीट इस नॉर्मल वाटर को देता जाएगा, और ये नॉर्मल वाटर डियर स्टूडेंट्स फिर वेपराइज हो जाएगा, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्टीम यहाँ से उठेगी टरबाइन्स को, डियर स्टूडेंट्स टरबाइन्स को रन करेगी, टरबाइन्स को रन करेगी, उससे जनरेटर्स रन होंगे, जनरेटर्स के रन होने से डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी जो हमें चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो हाई प्रेशर स्टीम नीचे होती हुई नॉर्मल या रिवर वाटर की मदद से कंडेंस होती हुई वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती हुई पंप करने की वजह से वापस उस चैम्बर में आ जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर अगर ऑपरेशनल हो जाए, फंक्शनल हो जाए, तो एक बार फंक्शनल होने के बाद वो कई महीनों तक काम कर सकता है। हमारे अपने मुल्क में कराची में जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैनप के नाम से, वो भी डियर स्टूडेंट्स कई महीनों तक बगैर किसी मेंटेनेंस के कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए पावर प्लांट को रोकना पड़ता, या अगर कहीं पर छोटा मोटा कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाए तो रूटीन मेंटेनेंस के लिए से कभी कभार शट डाउन करना पड़ता। अदरवाइज़ ये काम करना शुरू हो जाए तो फिर ये महीनों और सालों तक काम करता रहता है बगैर किसी दिक्कत के। तो डियर स्टूडेंट्स अभी जो हमने बात की, चलें फिर इस बात को भी लिख लेते हैं जल्दी से। हम ये कहेंगे कि अब जो अगली गुफ्तगू है वो चलेगी हमारी हीट एक्सचेंजर पर। डियर स्टूडेंट्स हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, हीट फ्रॉम द कोर will be transferred to the heat exchanger through the heavy water. So heat of the core will be transmitted to the heat exchanger through कैसे, थ्रू D2O, थ्रू हैवी वाटर, हैवी वाटर के थ्रू हीट एक्सचेंजर को कोर की हीट मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, फिर ये हीट इस हीट एक्सचेंजर में मौजूद नॉर्मल वाटर को वेपराइज करके स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। दिस हीट विल बॉयल the water inside, कौन सा, inside the heat exchanger, जो हीट एक्सचेंजर का वाटर है उसे बॉयल कर देगा टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर ये जो हीट है इट विल बॉयल द वाटर, जो इस हीट एक्सचेंजर में पानी है उसे बॉयल कर देगा, और बॉयल करके हाई प्रेशर्ड स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट्स अब इस हाई प्रेशर्ड स्टीम के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल
used to run the turbines. तो इसी बात को लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, this steam will be used किस लिए, to run the turbines. इससे टर्बाइंस चलेंगे और टर्बाइन से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी. सो दिस स्टीम, क्या चीज, ये स्टीम विल बी यूज्ड टू रन द टर्बाइंस. सो अगली बात, ये टर्बाइन जो है जनरेटर्स को रन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. सो टर्बाइंस विल रन द generators to produce electrical, हमारी desired to produce electrical energy. So turbines will run the generators to produce electrical energy. से electrical energy बनेगी. Alright स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या होगा, वो स्टीम जो है वापस पंप से होती हुई हीट एक्सचेंजर में जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वो फिर स्टीम कंडेंस होके पंप से होती हुई वापस इस हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा. तो इसी बात को डियर स्टूडेंट्स पर लिख देते हैं. नाउ दिस स्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू द liquid water again by condensation. कंडेंसेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो स्टीम है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर. कंडेंसेशन इसके लिए सबब बनेगा. तो कंडेंसेशन के बाद ये वापस जो है अपने उसी हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी. यानी कि नाउ द वाटर कह लेंगे कंडेंस्ड स्टीम विल बी सेंट बैक टू द कहाँ, हीट एक्सचेंजर. और ये वापस हीट एक्सचेंजर में आ जाएगा और फिर ये सारा मामला अपने आप को रिपीट करता रहेगा जब तक आपको एनर्जी चाहिए तब तक. स्टूडेंट्स, कितना सिंपल प्रोसेस था, लेकिन इस सिंपल प्रोसेस में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं. वो क्या है, चलें इसको डिस्कस करते हैं. टाइम बताइएगा मुबीन भाई. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है. प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम है कि जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूल जब कंज्यूम होगा तो क्या बनेगा और जो बनेगा वो किस नेचर का है. देखिए, जो फ्यूल है जब आप वो यूज़ कर रहे हैं उस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं और न्यूट्रॉन से फिशन हो रहा है. फिशन के नतीजे में आपने देखा कि जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो फिशन के बाद फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, बेरियम है, क्रिप्टॉन है या जीनॉन है, जीनॉन का आइसोटॉप है, या उसके बाद स्ट्रोंशियम है या टेन है. आपने सारे के सारे अब जो बनने वाले फ्रैगमेंट्स हैं देख लिए. डियर स्टूडेंट्स, ये जो बनने वाले फ्रैगमेंट्स हैं ये भी किसी हद तक रेडियो एक्टिव है. यानी कि जब एक दफ़ा न्यूक्लियर फिशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा, यूरेनियम का फ्यूल इस्तेमाल हो गया, उसके बाद पीछे जो यूरेनियम के फिशन के नतीजे में बनने वाले फ्रैगमेंट्स हैं वो बच गए. उन्हें दोबारा फिशन के लिए तो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल वो रेडियो एक्टिव है. यानी कि हमारे लिए तो वो ज़ाया हो गए, लेकिन रेडियो एक्टिव वो फिर भी हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इन्हें डंप कहाँ किया जाए, इन्हें वेस्ट कहाँ किया जाए, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है. आप इन्हें जहाँ पे भी लेके जाएंगे ये ख़तरे का सबब है. मिसाल के तौर पे अगर आप इन्हें ओशियन में फेंक देते हैं, किसी बहुत बड़े समंदर में फेंक देते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि जो मैरिन लाइफ है उसका इकोसिस्टम तबाह कर देंगे. जितने भी समंदरी जानवर हैं
समंदरी लाइफ जो है, आबी हयात जो है, उसे ख़त्म कर देंगे। रेडिएशंस अंडर वाटर क्रिएचर्स को मार देगी। वो रेडिएशंस अंडर वाटर जो फूड है, जो अंडर वाटर क्रिएचर्स खाते हैं, उस फूड को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो वी कैन नॉट डंप दैट इनटू द ओशंस। फिर क्या किया जाए? फिर एक तरीका तो है कि आप इसे ज़मीन में दबा दें, लेकिन डियर स्टूडेंट्स फिर प्रॉब्लम है। ज़मीन में दबाने से जो ज़मीन है उसके अंडर जितनी भी वाटर वेन्स हैं, जो वाटर सप्लाई लाइंस पास कर रही हैं, जो पानी की रगें हैं नीचे, वो कंटामिनेट कर जाएंगी। उनकी कंटामिनेशन से अगर वो पानी कहीं पर किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया तो वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होने पर एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से उसने वाटर को कंटामिनेट नहीं किया तो इर्द गिर्द जो लैंड है, जो यकीनन कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो उसे बैरन बना देगा। या अगर बैरन नहीं भी बनाता तो डियर स्टूडेंट्स उस लैंड में जो क्रॉप उगाई जा रही है वो उस क्रॉप को कंटामिनेट कर देगा। वो कंटामिनेटेड क्रॉप जो भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा वो उस कंटामिनेटेड क्रॉप की वजह से रेडिएशन का शिकार हो जाएगा और इस रेडिएशन के असरात नस्लों तक चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स फिर क्या किया जाए? फिर डियर स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये है कि आप इस सारे के सारे वेस्ट को उठा के स्पेस में कहीं ले जाएं, स्पेस में जाके कहीं डंप कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन अगर हम इसके बाय प्रोडक्ट्स को, वेस्ट को उठा के स्पेस में डंप करने के लिए ले जाएंगे तो स्पेस में ले जाने के लिए जो हमारा फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो इस कदर कॉस्ट बढ़ा देगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने का असल मकसद फौत हो जाएगा। तो फिर इसे स्पेस में भी डंप नहीं किया जा सकता। यानी इससे अच्छी सस्ती बिजली तो प्रोड्यूस होगी लेकिन इसे ज़ाया करने का मसला बना रहेगा। डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? एक ही बेहतरीन हल इस न्यूक्लियर वेस्ट से जान छुड़वाने का डियर स्टूडेंट्स, वो क्या? इसे पुरानी नमक की कानों के नीचे दफन कर दिया जाए। So the best solution is to dump the nuclear waste under the old salt mines. Salt mines ज़मीन से हज़ारों मीटर नीचे आमतौर पर खुश्क हो चुकी होती हैं और हैवी मिनरल्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव डिके होता भी है तो उससे पैदा होने वाले रेडिएशंस बाहर तक नहीं आ पाती। और डियर स्टूडेंट्स, जो आम तौर पे ये सॉल्ट माइंस का इलाका होता है ये इतना ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होता, तो यानी यहाँ पर क्रॉप्स की कंटामिनेशन का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स फिर इस बात को भी ज़रा लिख के देखते हैं जो हमने डिस्कशन की। लेट्स राइट इट डाउन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स फिर लिख लेते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे? इसकी वेस्ट डिस्पोजल कैसे की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जिस तरह से अभी कहा कि इस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो यही बात लिख देते हैं फिर। द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस न्यूक्लियर fission reaction are radioactive। ये क्या है जी? रेडियो एक्टिव है। एंड देयर डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड देयर डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये अच्छा खासा बड़ा मसला है डियर स्टूडेंट्स। सो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इस फिशन रिएक्शन के, दे आर रेडियो एक्टिव। सो ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस फिशन रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव, सो देयर डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स अब फिर इसका हल क्या है? हम क्या करें फिर? इससे जान कैसे छुड़वाएं? तो डियर स्टूडेंट्स जान छुड़वाने का एक ही बेस्ट तरीका है जो मैंने आपसे शेयर किया। The best method so far is to dump these radioactive waste under the old salt mines.
सो बेस्ट मैथड सो फॉर क्या है जी, यानी अब तक का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है, डंपिंग दिस वेस्ट अंडर द ओल्ड सॉल्ट माइंस, यानी कि ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट है, इसे डंप किया जाए अंडर द ओल्ड सॉल्ट माइंस, यानी कि पुरानी जो सॉल्ट माइंस हैं, पुरानी जो नमक की खानें हैं, उनमें कई हज़ार मीटर नीचे जाके उन्हें डंप किया जाए। इससे जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस होंगी वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आमतौर पे ये ऑल सॉल्ट माइंस बहुत खुश्क होती हैं, तो इनके इर्द गिर्द कोई वाटर या वाटर बॉडी भी नहीं होगी जो कंटामिनेट हो सके, और आसपास का रीजन भी इनका फर्टाइल नहीं होता, यानी क्रॉप भी हमारी कंटामिनेट नहीं हो पाएगी। तो यही सो फॉर बेस्ट टेक्निक है इस रेडियोएक्टिव वेस्ट से जान छुड़वाने का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने रिएक्टर अभी पढ़ा है, इसे थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। क्या कहा मैंने? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। अब थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर तो ये है, तो इसके अलावा भी कोई है? जी बिल्कुल है। वो क्या है? फास्ट रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर क्या होता है, इसे समझाऊंगा आने वाले अगले लेक्चर में। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी पूछा जा सकता है कि कैनअप स्टैंड्स फॉर, कैनअप किसका मुखफ़्फ़फ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे इट स्टैंड्स फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनअप इसे डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कैनअप में जो मॉडरेटर है वो क्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसमें हीट का कैरियर कौन सा मीडियम है, यानी हीट को कैरी कौन करता है। और तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कंडेंसर कौन सा मटेरियल है, यानी कि जो लिक्विड, यानी कि जो स्टीम आ रही है उसे वापस लिक्विड में कौन कन्वर्ट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस कैनअप के अंदर जो मॉडरेटर है वो आमतौर पे D2O यानी कि हैवी वाटर ही यूज़ किया जाता है। एंड दिस हैवी वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हीट, और यही अपने साथ हीट भी लेके जाता है। यही हीट एक्सचेंजर तक हीट को भी कैरी अपने साथ करता है। कैरी करने का मतलब है हीट एक्सचेंजर तक हीट को लेके जाता है। और कंडेंस करने के लिए, यानी कि जो नॉर्मल वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, जो स्टीम टरबाइंस चलाएगी, उस स्टीम को डियर स्टूडेंट्स फिर कंडेंस कैसे किया जाए, उसे कंडेंस करने के लिए हम नॉर्मल वाटर या तो फिर रिवर वाटर यूज़ करते हैं। ये आम तौर पर नॉर्मल वाटर या रिवर वाटर यूज़ किया जाता है उस स्टीम को दोबारा से लिक्विड स्टेट में कंडेंस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, और आने वाले अगले लेक्चर के हवाले से मैं आपको कुछ बातें पहले से बता चुका हूँ। अगले आने वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।